हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एंग्लो मराठा स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। जो मराठा और एंग्लो जो एक ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम तीनों युद्धों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो शुरुआत होती है, जो फाउंडर हैं शिवाजी भोंसले, उनके संस्थापक जिनका नाम बोला जाता है वो हैं शिवाजी भोंसले। पीरियड ऑफ रूल कहा जाता है 1674 से 1818, मतलब शासन की अवधि। कैपिटल कहा जाता है रायगढ़ फोर्ट, जिंजी, सतारा और पुणे को। गवर्नमेंट जो बोली जाती है मतलब सरकार, पूर्ण राजशाही। लैंग्वेज जो बोली जाती है वो है मराठा, मराठी और संस्कृत। और प्रेसिडेड बाय, तो किसने इनसे पहले शासन किया, वो थे आदिल शाह राजवंश। और सक्सीड किसने किया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसके बाद आई। अब बात करते हैं इनकी शुरुआत कैसे होती है। तो 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जो है मराठाओं को हरा देता है 1761 में। उसके बाद मराठा अपने आप को विस्तार करते हैं, ताकत इकट्ठी करते हैं और पूरी एक दशक लेते हैं। एक दशक मतलब 10 साल लेते हैं भारत में एक ताकत बनने के लिए। बाजीराव प्रथम जो होता है 1720 से 1740 सबसे महान पेशवा बनता है 1720 से 1740, और उसका सेनापति होता है दबोदी। दबोदी उनमें सेनापति कहा जाता था। इसके बाद करते हैं मराठा परिवार में ये 5 बड़े ताकतवर हुआ करते थे, और वो कौन कौन थे, तो गायकवाड़ थे बड़ौदा के, भोंसले थे नागपुर के, होलकर थे इंदौर के, सिंधिया थे ग्वालियर के और पेशवा थे पुणे की। तो इसको अगर हम मैप में देखें तो मैप में कहाँ पे है बड़ौदा, तो बड़ौदा ये है मैप में, इंदौर ये है, ग्वालियर ये है, नागपुर ये है और पुणे ये है। तो ये 5 जो थे राजवंश हुआ करते थे, जो पूरा मिला के मराठा बनाया करते थे। उसके बाद बात करते हैं तो बाजीराव फर्स्ट से लेकर माधवराव पहले ने अच्छे से राज किया, लेकिन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में क्या होता है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होता है 1761 में, सब कुछ बदल दिया। पानीपत की हार तथा पेशवा और माधवराव एक की मौत 1772 में। 1772 में क्या होता है, माधवराव की मृत्यु हो जाती है और उसको क्या होता है, मराठों को कमज़ोर बना देता है। उनकी कमज़ोरी के मुख्य बिंदु थे कि वो आपस में लड़ते थे, तो कोई भी उनको क्या था आसानी से हरा देता था जब वो आपस में लड़ते थे। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की। तो माधवराव की 1772 में मृत्यु के बाद कौन उनकी राजगद्दी संभालता है, तो नारायण राव संभालता है, जो कि 5वें पेशवे के तौर पे राज ग्रहण करता है। हालांकि नारायण राव के चाचा जो होते हैं, अंकल होते हैं रघुनाथ राव ने मरवा दिया होता है, तो नारायण राव को वो मार देते हैं और अपने आप को अगला पेशवा घोषित कर देते हैं। लेकिन गंगाबाई जो नारायण राव की विधवा पत्नी होती है, वो सवाई माधवराव को जन्म दे देती है और जो कि अगला शासक बनता है। तो अगला शासक बनने से पहले क्या होता है कि रघुनाथ राव को बेमन अनिच्छा से त्याग करना पड़ता है अपनी जगह का, और उसके बदले में वो बदला लेने की सोचता है मराठों से, और क्या करता है अंग्रेज़ों के पास जाकर उनकी मदद मांगता है और ट्रीटी करता है। कौन सी संधि करता है, तो सूरत की संधि बोला जाता है उसको। तो क्या था, संधि के तहत रघुनाथ राव ने सूरत और भरूच जिले में राजस्व के एक हिस्से के साथ सालसेट और बसई, तो सालसेट और बसी अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये है सालसेट और बसी, तो ये इलाका है सालसेट और बसी जो आपको दिख रहा है। तो सालसेट और बसी क्या करता है, वो अंग्रेज़ों को दे देता है। इसके बदले में अंग्रेज जो क्या करते हैं, रघुनाथ राव को 2500 सैनिक उपलब्ध करवाते हैं। 1777 में नाना फडणवीस ने पश्चिमी तट पर फ्रांस को बंदरगाह देकर कलकत्ता परिषद के साथ अपनी संधि का उल्लंघन किया। तो क्या हुआ, 1777 में नाना फडणवीस होते हैं, वो क्या करते हैं फ्रांस के साथ अच्छे रिश्ते कर बैठते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कलकत्ता परिषद को गुस्सा आ जाता है। तो क्या करते हैं फिर अंग्रेजी सैनिक क्या करते हैं, जवाबी कार्रवाई करने के लिए पुणे से फोर्स भेज देते हैं। पुणे के बाहरी इलाके में अंग्रेज़ों और मराठा सैनिकों की बैठक होती है, लेकिन कोई हल नहीं निकलता। लेकिन एक चीज़ जो होती है कि मराठा आर्मी के पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन इंग्लिश के पास बहुत बड़े हथियार तथा गोला बारूद
होते हैं। तो गोला बारूद और तोपें किसके पास होते हैं? अंग्रेज़ों के पास होते हैं। लेकिन सैन्य जो क्षमता होती है, सैन्य जो लोग होते हैं वो किसके पास ज़्यादा होते हैं? मराठों के पास ज़्यादा होते हैं। लेकिन मराठा आर्मी के पास एक बेहतरीन जनरल भी होता है जिसका नाम क्या होता है? महादजी होता है, महादजी सिंधिया। महादजी इंग्लिश को अपने पीछे तालेगांव तक ले जाता है और घेर के उन पर हमला करता है। तो क्या होता है कि मराठों के पास एक बहुत बढ़िया तरकीब होती है कि वो खेतों को आग जला देते हैं और कुएं में जहर डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि वो चारों तरफ से जब घेर लेते हैं किसी को और भोजन और पानी की आपूर्ति, मतलब वो जो सप्लाई लाइन होती है उसको कट कर देते हैं। और उन्होंने पहले से ही जो खेत होते हैं उनको जला दिया होता है और कुएं में पानी में जहर मिला दिया होता है। तो क्या होता है कि वो भूखे रह जाते हैं अंग्रेज। और जनवरी 1779 में वो क्या करते हैं? आत्मसमर्पण कर लेते हैं वाडेगांव में। तो वाडेगांव में आत्मसमर्पण करते हैं तो कौन सी संधि कहलाएगी ये? तो वाडेगांव की ही संधि कहलाएगी। लेकिन क्या होता है कि वॉरेन हेस्टिंग को ये पसंद नहीं आता कि ब्रिटिशर्स ने संधि कर दी। तो वॉरेन हेस्टिंग क्या करता है? अपनी बेहद बड़ी फोर्स भेजता है और मराठों को हरा देता है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स क्या करता है? संधि पसंद न आने पर मराठों को हरा देता है बहुत बड़ी ताकत भेजकर। मई 1782 में सालाबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो सालाबाई की संधि होती है जिसमें क्या होता है कि सालसेट और बसाई को ब्रिटिशर्स का कब्जा रहेगा। तो सालसेट और बसाई जो मैंने आपको दिखा दिया था ये इलाका, तो ये क्या होता है? ब्रिटिशर्स के ही कब्जे में रहता है। और पुरंदर की संधि में जितना राज्य ब्रिटिश के पास था उन्हीं के पास रहेगा। तो जो पुरंदर की संधि हुई थी उसके हिसाब से भी जितना ब्रिटिश का राज होगा वही रहेगा। इस संधि में क्या होता है कि एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि इस संधि में बोला जाता है कि दोनों पक्षों के बीच 20 साल की शांति रहेगी और गारंटी है। और सालाबाई की संधि के मुख्य प्रावधान थे। तो सालाबाई की मुख्य प्रावधान मैंने आपको बता ही दिए हैं कि सालसेट की ब्रिटिशर्स का कब्जा रहेगा और पुरंदर की संधि में जितना राज्य ब्रिटिश के पास था वो उन्हीं के पास रहेगा। फिर क्या होता है? सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 से 1805 में। तो वर्ष 1795 में पेशवा माधव राव ने आत्महत्या कर ली होती है। उसके बाद बाजीराव दो पेशवा बन गया और जो सिंहासन के लिए बेकार होता है। अब वो सिंहासन के लिए बेकार क्यों होता है? क्योंकि वो रघुनाथ राव का बेटा होता है। 1 अप्रैल 1801 को पेशवा ने जसवंत राय होलकर के भाई विट्ठल जी को बेरहमी से हत्या कर दी होती है। अब जसवंत राय होलकर होता है, उसके भाई विट्ठल जी की बेरहमी से हत्या कर देता है बाजीराव दो। इससे गुस्साए क्या होता है? जसवंत ने सिंधिया और बाजीराव द्वितीय की संयुक्त सेनाओं को हरा दिया होता है। एक बार तो ये हरा देता है, दूसरी बार फिर से हमला करता है 25 अक्टूबर 1802 को जसवंत राय और पूना के पास हाडपर के इलाके में पेशवा और सिंधिया की सेना को निर्णायक रूप से पराजित कर देता है। और विनायक राव जो कि अमृत राव का बेटा होता है उसको पेशवा की सीट पर बैठा देता है। बाजीराव दो बसाई छोड़कर भाग जाता है और अंग्रेजों के साथ ट्रीटी करता है। तो अंग्रेजों के साथ वो जो ट्रीटी करता है उसमें मुख्य पॉइंट्स क्या होते हैं कि वो 6000 जो अंग्रेजों की फौज उसे मिलती है और साथ में हथियार वो तोप भी मिलते हैं। सूरत की जो संधि हो जाती है जिसमें वो सूरत को देने का वादा करता है। 26 लाख रुपए जो होते हैं उसको कंपनी को देने होते हैं। और क्या होता है? निजाम के साथ कोई भी युद्ध ना करे ऐसी उनके साथ वो ट्रीटी करता है। इससे क्या होता है? सिंधिया और भोसले जो होते हैं मराठा की आज़ादी को बचाने का प्रयास करते हैं। तो सिंधिया और भोसले जो होते हैं वो क्या करते हैं? इस ट्रीटी को नहीं मानते और वो क्या करते हैं? आर्थर वेल्सली के खिलाफ जंग करने का ऐलान करते हैं। लेकिन क्या होता है कि आर्थर वेल्सली के तहत अंग्रेजों की अच्छी तैयारी होती है और उनकी सेना जो होती है संगठित होती है सिंधिया और भोसले के संयुक्त सेनाओं के मुकाबले। और इसके कारण क्या होता है? सिंधिया और भोसले की सेनाएं जो होती हैं वो हार जाती है। फिर 1804 में जसवंत राय होलकर, जो जसवंत राव होलकर होता है वो भी, जसवंत राव को याद रखिएगा कि उसको यशवंत राव भी बोलते हैं, जसवंत राव भी बोलते हैं कहीं। तो जसवंत राय होलकर को ब्रिटिश को हराने की कोशिश करता है जसवंत राय होलकर, लेकिन वह भी हार जाता है। और उसके बाद क्या होता है? मराठों को बहुत सारी संधियां करनी पड़ती है। जब भोसले हारते हैं तो भोसलों को करना पड़ता है देवगांव की संधि, सिंधिया हारते हैं तो सिंधिया को करना पड़ता है सूरजगांव की संधि, और होलकर हारते हैं तो क्या करना पड़ता है? राजपुर घाट की संधि करनी पड़ती है।
उसके बाद बात करते हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध, जो कि 1817 से 1819 में हुआ था। बसाई की संधि से क्या होता है, बाजीराव द्वितीय के दिल में बेहद चोट लग जाती है और वो बदला लेना चाहता है। वो क्या करता है, आखिरी चाल, जो आखिरी उसकी कोशिश होती है संपूर्ण स्वतंत्रता के लिए, वो रखता है। तो क्या होता है, पेशवा जो आखिरी हमला करता है वो ब्रिटिश के निवास पर पूना में करता है, अप्पा साहेब नागपुर रेजिडेंसी में करते हैं, और होलकर जो करते हैं वो मेन युद्ध की तैयारी करते हैं। लेकिन कमजोर नेतृत्व, राजनीतिक तथा कार्यकारी दोनों कमजोर थी, किसकी, मराठाओं की, और ब्रिटिशर ने तेजी से जवाबी हमला किया और क्या हुआ, मराठों को रोक दिया दोबारा ताकत लेने से। इससे क्या होता है, कुछ महत्वपूर्ण संधियां होती हैं, जैसे कि पूना की संधि पेशवा के साथ, ग्वालियर की संधि सिंधिया के साथ, और मंडलायुक्त की संधि होलकर के साथ। तो 1818 में पेशवा ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया और मराठा महासंघ भंग हो गया। पेशवाशिप को समाप्त कर दिया गया। पेशवा बाजीराव कानपुर के पास बिठूर में ब्रिटिश रिटेनर बने, मतलब कि उनको कैद कर दिया गया। तो मराठा क्यों हारे, इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो अयोग्य नेतृत्व, मराठा राज्य चरित्र में निरंकुश था। प्रदेश के मुखिया के व्यक्तित्व और चरित्र का प्रदेश के मामलों पर काफी असर पड़ता था। तो उनके चरित्र अच्छे नहीं थे, इससे क्या होते थे, लोग उनका साथ नहीं देते थे। दूसरा क्या है, पुरानी सैन्य प्रणाली थी, हालांकि व्यक्तिगत कौशल और पराक्रमी से भरे हुए थे। व्यक्तिगत कौशल बहुत था, लेकिन क्या था, सैन्य प्रणाली पुरानी थी। मराठाओं की सेना में संगठन नहीं था। युद्ध हथियारों में, अनुशासित कार्रवाई में और प्रभावी नेतृत्व में अंग्रेजों से कमतर थे। उसके बाद अस्थिर आर्थिक नीति थी। मराठा नेतृत्व समय की बदलती जरूरतों के अनुरूप एक स्थिर आर्थिक नीति विकसित करने में विफल रही। तो जो क्या था, इनके आर्थिक नीति जो थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मराठा हार गए। तो गाइज ये था आज का आपका मराठा और एंग्लो सुप्रीमेसी की युद्धों के बारे में। जो एंग्लो मराठा सुप्रीमेसी जो युद्ध हुए थे उसके बीच में ये एक कंपैरिजन था। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।